हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में। उसका एक हम लोग सेट पेपर सॉल्व करने वाले हैं जिसमें कि 30 एमसीक्यूज़ पूरा है। उस पूरे 30 एमसीक्यूज़ को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज़ क्या है। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, देखो यहाँ पे ये हमारा मैथमेटिक्स का सेट 4, मैंने सेट 5 ऑलरेडी आप लोगों को मतलब अपलोड कर दिया है। उसको आप लोग अगर नहीं देखो तो उसको ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिखिए। तो हमको क्या करना है, 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 156 का हम एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। पहले जाएगा 2 में, 2 7 में 14, 2 8 में 16, 2 में जाएगा 2 3 में 6, 2 9 में 18, फिर 3 में जाएगा 3 1 में 3, 3 3 9, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो कौन सा है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमारा बी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 12 15 21 का एचसीएफ क्या होगा। तो 12 15 और 21 का हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है। सबका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 12 कितना में जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 में 12, किस में जाएगा 3 इंटू 5 में 15, 3 7 में 21। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3। एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, हमको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो अपरिमेय नहीं है। वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा अपरिमेय मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे 75 अंडर रूट दिया हुआ है, यहाँ पे 48 दिया हुआ है। तो ये जो अंडर रूट है ये पूरी टूट जाएगा, इसलिए अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये हमेशा रहने वाला है। वाइज कल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स अक्ष है, तो इसमें से देखो मतलब कितना बार ये जो मतलब खींचा गया ग्राफ है, कितने बार टच हुआ है एक्स अक्ष में, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो इसके पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोले, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे सॉल्व करने हैं बाबू। तो हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसके शून्यंक है, बराबर करके 0 कर देंगे। एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू अंडर रूट का 3 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, मतलब एक्स का वैल्यू प्लस 3 और माइनस का अंडर रूट 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्लस माइनस अंडर रूट 3, सी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल क्या होते हैं। तो ये वाला आप लोगों को याद होना चाहिए बाबू। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तब क्या होता है, केवल एक हल होता है। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तब क्या होता है, तब एक हल होता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। ये साइड 3.1 में आप लोगों को जो दिया हुआ होगा बुक में, उसको देख लीजिएगा। वो वाला चार्ट अगर आप लोगों को याद होगा तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन बनता है, उसमें से आप लोग सब सक जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोले, समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इजकल टू 5 और 3x प्लस 2y इजकल टू 4 का हल क्या होगा। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो 2x माइनस वाई इजकल टू 5 दिया हुआ है, देन 3x प्लस 2y इजकल टू 4 दिया हुआ है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखो एक्स वाई को मिला लेते हैं, इसको 2 से गुना करते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। तो 2 दूनी 4x माइनस 2y इजकल टू 5 दूनी 10, ये हमारा 1 नंबर हो गया। ये हमारा 3x प्लस 2y इजकल टू 4, ये हमारा 2 नंबर हो गया। ठीक है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये कट जाएगा, 3 4 में 7x और 7 4 में 10 4 में 14x। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/7, मतलब 2। x का मान कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। अब समीकरण 1 में बैठा दो, इसमें बैठा दो। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा, क्या था 2x, तो 2 गुना 2 माइनस वाई इजकल टू 5, तो 4 माइनस वाई इजकल टू 5, तो 4 माइनस 5 इजकल टू वाई, मतलब -1 इजकल टू वाई। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा -1, x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -1, 1 नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। इनमें से बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है बाबू, द्विघात समीकरण आप लोगों को पता होगा। द्विघात समीकरण वो होता है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इसके रूप में होना चाहिए बराबर 0। इसके रूप में अगर होगा तो द्विघात समीकरण है, अगर इसके रूप में नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से हमारा द्विघात समीकरण कौन सा होगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ये द्विघात समीकरण होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक है, कैसे होगा देखो, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, इसको डी नंबर होगा x-3 और ये हमारा 2x + 1 = 3 × x + 5। ठीक है, कैसे होगा, इसको गुना करो। ठीक है, ऐसे गुना होगा तो 2x² + x - 6x - 3 = 3x + 5 = 15। तो ये 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 माइनस का 3x माइनस का 15 = 0। तो ये 2x² माइनस का 5 3 में 8x माइनस 15 3 में 18 = 0। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 2x² में तो ax² + bx + c इसके रूप में आ रहा है, ये वाला फॉर्म में आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। बाकी सब जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें मतलब नहीं आएगा, ये वाला फॉर्म नहीं आता है, ये वाला फॉर्म नहीं आएगा, इसलिए वो द्विघात समीकरण क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या बोल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एक द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 जहाँ a ≠ 0 हो, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे जब। देखो बराबर वास्तविक मूल कब होता है, जब होता है हमारा d = 0। मतलब क्या होगा, d का मतलब क्या होता है, देखो हमारा इसका आंसर क्या है बाबू, देखो बराबर और वास्तविक मूल कब होगा, देखो जब d = 0 होता है तब बराबर और वास्तविक मूल होता है, बराबर वास्तविक मूल होता है क्या, जब d = 0। d का मतलब होता है b² - 4ac = 0। मतलब d² - 4ac = अगर 0 होगा तो वो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होने वाला है, मतलब बराबर होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 0.6 1.7 2.8 3.9 का सार्वंतर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे बना सकते हैं हम लोग। इसका सार्वंतर बोला है, मतलब a1 हमारा कितना है, a1 है हमारा 0.6, a2 कितना है हमारा 1.7। सार्वंतर मतलब क्या होता है, सार्वंतर हमारा होता है d = क्या होता है, a2 - a1। तो a2 क्या है 1.7 - 0.6 कितना आ जाएगा हमारा 1.1 हो जाएगा हमारा सार्वंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, एक एपी दिया हुआ है, 11 पद निकालना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे a हम लोगों का क्या हो जाएगा -3 और d भी निकाल लो, d होता है a2 - a1 मतलब -1/2 माइनस और -3, तो हो जाएगा हमारा -1/2 +3। तो 2 का एलसीएम -1 और 3 दूनी में 6 मतलब 5/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 11 वाला पद निकालने बोला है, मतलब n = कितना दिया हुआ है 11, a11 हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो a11 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। ठीक है, तो a11 मतलब हमारा a कितना है हमारा -3 है, n कितना है हमारा, n हो जाएगा हमारा 11 - 1 × d कितना है हमारा 5/2, d हमारा 5/2 है। तो -3 + 10 × 5/2, 2 5 में 10, तो -3 + 5 5 में 25, 3 कटेगा 22 बचेगा। तो a11 पद कितना हो जाएगा, 11 वाला पद जो हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 22 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि हमारा मतलब निर्देशन ज्यामिति से चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन पूछता है। 2 बिंदु दिया हुआ उसके बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 2 पॉइंट दिया हुआ है, ए और बी हम लोग मान लेते हैं, दूरी निकालना है। तो क्या है, ए 1 2 है और 4 6 है, 1 2 4 और 6 है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को बनाना है। तो हमारा दूरी सूत्र बराबर ये होता है तुम्हारा x1 y1, ये होता है x2 y2। ठीक है, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू, दूरी बराबर फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं x2 क्या है हमारा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, अंडर का 25 मतलब आएगा 5 क्या आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसमें 5 इकाई जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे हैं बिंदुओं 2, 4 और 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु का निर्देशन बोला है। देखो मध्य बिंदु निकालने का भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को, बस वैल्यू चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो कैसे बनाते हैं इसको। देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 पॉइंट है ए और बी मान लेते हैं, मध्य बिंदु निकालना है PXY। ये हमारा ए दिया हुआ है मान लो 2, 4 और दिया हुआ है हमारा बी 6 और 8, ठीक है। अब मिड पॉइंट निकालना है PXY निकालना है, तो इसमें होगा हमारा फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये होता है हमारा फार्मूला। ये हमारा x1 y1 x2 y2, तो x1 2 + 6/2 और 4 + 8/2, ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 8, 8 को 4 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 8 4 में 12, 12 को 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा, मतलब 4 और 6 ये हो जाएगा हमारा पॉइंट का आंसर। मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 4 और 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। समरूप नहीं है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, 100% सेम टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा डी समांतर BC और EC का मान निकालना है, ये वाला मान निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को पता है कि कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोग बनाने का तरीका क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनाएंगे। देखो AE दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। फार्मूला होता है आपका AD/DV = EAE/EC, ये होता है आपका फार्मूला। AD दिया हुआ है 1.5, DV दिया हुआ है 3, AE दिया हुआ है आपका 1 और EC दिया हुआ नहीं है, निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो EC बराबर हो जाएगा आपका 1 × 3 डिवाइडेड बाई 1.5, तो EC बराबर हो जाएगा 3/1.5, ये 0 हटा 0 लगा, 15 2 में 30 मतलब 2 सेंटीमीटर होगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, यदि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में AB बराबर AB/PQ, BC/QR और CA/PR है, तो मतलब 2 त्रिभुज कौन कौन से सर्वांग सम होंगे, ये मतलब सॉरी समरूप होंगे, ये समरूप का ये है, मतलब 2 त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि क्या क्या जो त्रिभुज है वो समरूप होगा। तो इसमें हो जाएगा हमारा समरूप ABC और PQR, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा समरूप हो जाएंगे, ठीक है। सो कैसे पता कर सकते हैं, इधर का पहले वर्ड देख लेना, उसी से हो जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोले, द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 का विविधकर होगा। विविधकर मतलब होता है आपका D, विविधकर क्या होता है D। तो 17 नंबर क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं इसको। 17 नंबर को विविधकर निकालने बोला है, 3x² - 5x + 2 = क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो यहाँ पे विविधकर D निकालने बोला है, D = होता है हमारा B² - 4AC, ये फार्मूला होता है। इसके हिसाब से हमारा A क्या दिया हुआ है 3, B क्या दिया हुआ है -5 और C क्या दिया हुआ है हमारा, C दिया हुआ है हमारा 2। C कितना दिया हुआ है बाबू हमारा 2 दिया हुआ है, ठीक है। निकालते हैं B कितना है हमारा -5 का स्क्वायर -4 × 3 × 2, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, 4 3 में 12, 12 2 में 24, D = कितना आ जाएगा 1। तो D > 0, जब D > 0 होगा तो मूल वास्तविक और क्या होता है असमान होता है, तो इसका हो जाएगा हमारा 1 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोले, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो वो हो जाएगा हमारा 2। एक वृत्त जो होता है, एक ये मान लो आपका वृत्त है और वृत्त का 2 समांतर स्पर्श रेखा होता है, मतलब 2 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ये होगा आपका आंसर 18 नंबर का। एक वृत्त का समांतर स्पर्श रेखा केवल 2 ही हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं देखो, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को रीड करना है और अच्छे से समझना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ की केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि QR बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई याद करो। ठीक है, इसको निकालना बहुत ही आसान है। चलो देखते हैं, पहले इसका फिगर बनाएंगे फिर इसको आंसर बनाते हैं। ठीक है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा बाबू, देखते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं। ये एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है जिसका बिंदु O है जो वो केंद्र है, उसमें एक तुम्हारा त्रिज्या खींचा गया है, ठीक है, जो 5 सेंटीमीटर का है, और P एक तुम्हारा स्पर्श PQ एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है, जहाँ पे OQ बराबर आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ आपको निकालना है, ये वाला आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला पढ़े हैं, मतलब त्रिकोणमिति का जो है वो निकालने के लिए त्रिकोणमिति का फार्मूला यूज होगा आपका। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो PQ निकालने के लिए हम लोग को क्या कर सकते हैं, अंडर होगा OQ इसका स्क्वायर माइनस OP इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का होता है 125, सॉरी 5 का 25, तो हो जाएगा अंडर का 5, 9 5 में 14, हाथ में 1 और 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा D नंबर। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 के बोले साइन ए बराबर दिया हुआ है, tan a का मान निकालना है। बहुत ही आसान है, साइन ए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/5, tan a निकालना है, तो साइन होता है हमारा P/H, B गायब है, B स्क्वायर टू निकालेंगे H² माइनस B स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, आएगा हमारा अंडर का 16, मतलब आएगा 4। तो B अगर हम लोग का 4 आता है तो tan होता है हमारा P/B, तो मतलब आ जाएगा 3/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर 3/4, तो A नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारा, 2 sin a बराबर √3, तो A का मान बताओ। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। 2 sin a बराबर √3, तो sin a बराबर क्या हो जाएगा, √3/2। अब sin a बराबर, साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 9 sec² a माइनस 9 tan² a बराबर है। ठीक है, तो इसमें 9 कॉमन ले लो, sec² a माइनस tan² a को रहने दो। ठीक है, अब इसमें देखो, इसका मतलब ही कितना होता है, 1 होता है, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो 9 × 1 इक्वल क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा आंसर, B नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यदि रैखिक समीकरण का युग्म मतलब रैखिक समीकरणों का ये युग्म असंगत है, तो इसके आलेख की रेखाएं क्या होगी। देखो, जब भी मतलब क्या होता है, युग्म असंगत होता है, तो असंगत युग्म में क्या होता है, असंगत युग्म में होता है आपका समांतर रेखाएं। असंगत युग्म में क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, और इसमें कोई हल नहीं होता है। असंगत में ये जो होगा आपका, ये आपका है असंगत बोलेगा, मतलब ये है आपका वही सारणी 3.1 में, अगर उसको आप लोग याद रखोगे तो आराम से हो जाएगा। अगर असंगत बोलता है तो उसका जो होगा, आलेख की रेखा जो होगा वो समांतर होगा और हल कोई नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है हमारा, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमाया लेकिन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है बाबू, देखो, एक स्तंभ है जिसकी छाया की जो लंबाई है वो ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। मतलब अगर हम लोग ऊंचाई को x मान लेते हैं, तो वो ये कितना हो जाएगा हमारा लंबाई,
एक्स इंटू 1/√3, तो सूर्य को न्यून को निकालना है, इसके हिसाब से निकालना है। इसके हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा, पी बटा बी किस में आएगा, 10 में आएगा। तो 10 क्या कर सकते हैं हमारा, 10 इसको थीटा मान देते हैं। 10 थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स बटा अंडर का, ठीक है। तो एक्स इंटू √3 बटा एक्स कटेगा, बस बचेगा आपका √3। और 10 कितना का वैल्यू होता है, √3, तो बाबू हमारा होता है 10 60 का वैल्यू √3 होता है। तो मतलब ये थीटा बराबर जो आएगा हमारा 60 डिग्री आएगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा हमारा 60 डिग्री का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को क्या कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, एक केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होगी। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ठीक है, त्रिज्यखंड भी बोला है और चाप की लंबाई भी बोला है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो इसको याद रखना है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर होगा, ठीक है। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलता तो क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन चाप की लंबाई बोला है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो ये हो जाएगा थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोले, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई अगर इतना दिया हुआ है तो चाप का कोण की माप क्या होगा, ठीक है। अगर त्रिज्या आर बराबर हमको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चाप की लंबाई जो दिया हुआ है, चाप की लंबाई जो दिया हुआ है 10 पाई, तो चाप की लंबाई बटा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 10 पाई, तो पाई कटेगा, ठीक है। थीटा इंटू आर दिया हुआ है, आर हमारा 12 है, 180 बराबर 10 हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग काम करते हैं, थीटा बराबर 10 इंटू 18 कर देते हैं, बट्टा 12 करते हैं। 3 4 में 12, 3 6 में 18 कट गया, 2 दूनी में 4, 2 3 में 6 और 2 5 में 10 कट गया एक बार, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 3 5 में 15, कहीं तो गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है रे, जल्दी बताओ क्या गलती हो रहा है। थीटा बटा 360 तो नहीं होता, अच्छा 18 कर दिया हूँ, 180 है, सॉरी 180 है, मतलब यहाँ पे 30 होगा। 3 5 में 15, 150, 150 होगा, ठीक है। मतलब ये आपका 150 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा कहीं पे छूट रहा था, ये मैं 0 नहीं लगाया था, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, बट आंसर ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 था। 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, घनाभ के करों की लंबाई इतना और इतना है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो विकर्ण की देखो, एक एल है हमारा लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई, ठीक है। तो विकर्ण बोला है हम लोग को निकालने के लिए, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर एल हमारा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9, बी हमारा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16, और एच हमारा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक है। 100 इसको 169 आएगा, मतलब 13 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमको, एक शंकु का आयतन दिया हुआ है, अगर मतलब यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, आसान भी है। शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन दिया हुआ है 1570 cm3, ठीक है। नेक्स्ट इसके मतलब आधार का क्षेत्रफल, इसके आधार का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई निकालना है। बहुत ही आसान है, इसे निकालते हैं हम लोग। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हमारा 314, इसको लेके चलते हैं, तो आर बराबर हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 314 अपॉन में पाई। पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, इसको रखते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हमारा शंकु का आयतन दिया हुआ है। शंकु का आयतन क्या है बाबू हमारा? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ है? 1570। हम लोग को एच निकालना है, एच निकालने बोला है तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर के वैल्यू कितना है? 314। आर स्क्वायर के वैल्यू क्या है हमारा? 314 अपॉन पाई बराबर 1570। ठीक है, तो इसमें देखो पाई और पाई को काटेंगे हम लोग, 314 दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो इंटू एच, तो एच बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं? 1570। ये भागा इधर आएगा, गुना हो जाएगा और ये 314 हमारा डिवाइड हो जाएगा। इसको हम किस में काट सकते हैं? चलो बनाते हैं, 2 में काटेंगे, 2 1 में 2, 2 5 में 2, 2 7 में 14, 2 7 में 14, 2 8 में 16, 2 5 में 10, 157। इसको कैसे काटेंगे? जल्दी जल्दी इसको करो। ये चला जाएगा हमारा 5 बार में। ठीक है, तो h 5 3 में 15, इसको भागा देके आप लोग देख लीजिएगा, 5 बार में चला जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा हाइट। तो ये जो हमारा आएगा इसका आंसर आएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है बाबू, बस समझने की ये है, देर है। क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 29 नंबर की ओर देखते हैं हम लोग। 29 नंबर क्या है? 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 का बहुलोक क्या होगा? बहुलोक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार है वही बहुलोक होगा। सबसे ज़्यादा बार कितना है? मेरे को तो लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बार कितना है? 2 ही है। सबसे ज़्यादा बार कितना है? 2 है, तो 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? देखो, अगर तुम लोग 2 सिक्कों को उछालते हो, देखो कैसे बनाओगे। 2 सिक्कों को अगर उछालते हो तो हेड हेड आने की संभावना है। ठीक है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये आने की संभावना है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में हमको? एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। टोटल हमारा एन टोटल कितना है हमारा? देखो टोटल है हमारा 4। ठीक है, एन एक भी शीर्ष नहीं मतलब एक भी हेड नहीं मतलब टेल टेल आ सकता है। एक चांस है हमारा, एक चांस है मतलब एनी बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा हमारा? पी बराबर क्या होता है? एनी अपॉन में एन एस होता है। इसका मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, ये संभव कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो 1/4 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यही था आज का 30 MCQs। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। अभी आप लोगों के मैथ एग्जाम 11 तारीख को है, तब तक बहुत सारी MCQs आने वाले हैं, बहुत सारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखो और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो का बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।